नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सर और आपका आज के 11वीं क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करें सेकंड, आज इसका दिन है इस चैप्टर का। तो आज हम शुरू करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से 1932 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो असल में यहाँ पर जो नाम सामने आता है वो आता है ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स चैडविक का। तो जेम्स चैडविक वो व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। मैंने ईंट पर नाच वाला कॉन्सेप्ट जो था आपको इससे पहले आपको बताया था मैंने, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, आपको मैंने बताया था। तो न्यूट्रॉन का जो ये खोज है, ये असल में इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ ये था कि जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर डाल दिया था, स्मैश कर दिया था, यानी इसके ऊपर फेंक दिया था। अब हुआ क्या कि ए रेयर मेटेलिक एलिमेंट अलाउड द रेडिएशन दैट वाज रिलीज टू हिट अनदर टारगेट पैराफिन वैक्स। तो यहां से कुछ रेडिएशन अलाउ हुई जो कि पैराफिन वैक्स के ऊपर क्या हुई? हिट करी। अब इससे हुआ क्या? दिस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एन अनचार्ज पेनिट्रेशन रेडिएशन। इससे अनचार्ज पेनिट्रेशन रेडिएशन का क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ। अनचार्ज मतलब जिसमें कि क्या हो? न पॉजिटिव हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो। तो यानी कैसे था? न्यूट्रल था। द अनयूजुअली पेनिट्रेशन रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ अनचार्ज पार्टिकल्स द सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें देखा गया कि जो अनचार्ज पार्टिकल्स हम बात कर रहे हैं, उस अनचार्ज पार्टिकल का जो मास है वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? इसका मास जो है किसके बराबर है? वो प्रोटॉन के बराबर उसका क्या है? मास है। और इन्हीं को बाद में क्या बोला गया? इन्हीं को बाद में न्यूट्रॉन बोला गया। इन्हीं को बाद में क्या बोला गया? न्यूट्रॉन बोला गया। तो अल्फा पार्टिकल्स और बेरिलियम का जो ये रिश्ता है ये याद रखिएगा। यहाँ पर रिएक्शन दिखा भी रखिए आपको कि बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम अटैक करता है, और ये आपका यहाँ पर कार्बन 612 यहाँ पर जनरेट होता है, और एक न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, क्लियर है? तो न्यूट्रॉन इससे एमिट हुआ था, इसको याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सुटेबल फॉर कैथोड रे डिस्चार्ज। ये हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। तो इसका आंसर है लो प्रेशर एंड आपका हाई वोल्टेज। लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। ठीक है। हु डिड द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? ये आपको मैंने पहले वाली क्लास में बता रखा है। तो आर ए मलिकन। ठीक है, आर ए मलिकन इसका आंसर है। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 4.50 into 10 to the power -29 joules इज, ये आ गया 7। इसका आंसर रहेगा क्या? रहेगा 7। इसका आंसर रहेगा। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑर्डर, इसका क्या ऑर्डर रहने वाला है? तो इसका ऑर्डर रहने वाला है 10 to the power -13 सेंटीमीटर इसका रेडियस होने वाला है। द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला जो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, 1904 में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको हम कहते हैं। इसका नाम एक है प्लम पुडिंग मॉडल भी हम इसको कहते हैं। तो पुडिंग का मतलब एक तरीके से केक समझ लीजिए। ठीक है, तो उसके ऊपर ये प्लम्स रखे हुए हैं। ठीक है, किशमिश आप एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, ये रखे हुए हैं तो उसको प्लम पुडिंग भी बोलते हैं। रेजिन पुडिंग, कई लोग इसको रेजिन पुडिंग बोलते हैं, किशमिश रखी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? इसको कई लोग इसको वाटरमेलन भी बोलते हैं, कई लोग इसको क्या बोलते हैं? वाटरमेलन भी बोलते हैं। तो इसके कई नाम है। तो भाई इसने बोला, थॉमसन ने बोला कि एक एटम जो होता है वो एक यूनिफॉर्म स्पीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का बना होता है। मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीयर है पॉजिटिव चार्ज का, और इस पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मोर और लेस इवनली। मतलब कि या तो वो एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे या एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। लेकिन ये कहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म स्पेयर होता है, और उसके ऊपर जो है ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली और लेस और मोर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इनका कोई स्थिर वो नहीं होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा भी हो कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फिक्स्ड ऑर्बिट पे क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। ये तो आज हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले थॉमसन मॉडल था। थॉमसन मॉडल ये बोलता था, हालांकि बाद में ये जाके सारे के सारे मॉडल जो हुए बाद में आपका ये मॉडल ही काम आएगा आपका। ठीक है, केपलर का जो मॉडल है वही बाद में
इसको रखा गया था। बाकी सारे मॉडल जो थे ये उस समय के उस दौर में समझाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, तो एग्जामिनर सिर्फ इतना ही पूछेगा कि थॉमसन का मॉडल जो था वो असल में क्या था। ठीक है, क्लियर है। और इसके संदर्भ में अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ पर हमारा लिंक भी दे रखा है, जो कि आपको इस साइड में दिख रहा होगा। इस लिंक पर आप क्लिक करके इसका वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन थॉमसन मॉडल ने जो बताया उसके ड्रॉबैक भी थे, उसकी कुछ कमियां भी थी। ठीक है, अब यहां पर जो खास बात है वो ये खास बात है कि उसने ये बताने में नाकामयाब हुआ, या कह सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो था वो ये था कि मास ऑफ द एटम जो था वो कंसिडर किया गया था कि वो इवनली स्प्रेड होता है एटम के ऊपर। ऐसा नहीं होता है, मास ऑफ एटम जो होता है ये अनइवन होता है। ठीक है, किसी भी एटम में ये कैसा होता है, अनइवन होता है। तो यहां पर इसने क्या बोला कि इवनली स्प्रेडेड होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब ये स्टैटिक मॉडल है। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम केपलर का जो देखते हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो डायनेमिक हो गया। जहां पर मूवमेंट नजर आ रही है वहां पर क्या है, जहां पर मूवमेंट नजर आ रही है डायनेमिक है। स्वाभाविक है कि भाई यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वो मूवमेंट नहीं हो रही है, तो मूवमेंट नहीं हो रही है तो सिंपल सी बात है क्या है, स्टैटिक है। मूवमेंट नहीं हो रही है तो कैसा है, ये स्टैटिक है। इस बात को याद रखिए। ठीक है, और दूसरी बात कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की जो स्टेबिलिटी है, एटम की स्टेबिलिटी जो है, अब स्टेबिलिटी का मतलब समझते हैं आप लोग कि स्टेबिलिटी का मतलब ये कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है। तो भाई असल में ये पॉजिटिव नेगेटिव होने पर भी ये किस प्रकार से स्टेबल है, ये दर्शाना चाह रहा है। तो एटम की जो स्टेबिलिटी होती है उसके ऊपर भी इसका प्रश्न है। ठीक है? अब बात करते हैं जो फेमस रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है 1911 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई अगर हम देखें तो ये बहुत कुछ बताता है। ये ना केवल न्यूक्लियस की खोज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस बात के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि थॉमसन ने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो किस तरीके से क्या है, अरेंज्ड होते हैं। ये भी इसके बारे में बताता है। ठीक है, ये भी इसके बारे में बताता है। हालांकि इसका मेन पर्पस जो था वो न्यूक्लियस ही था, लेकिन कहीं ना कहीं पर न्यूक्लियस के आसपास में जो इलेक्ट्रॉन थे उसके साथ भी इसका कुछ ना कुछ आप कह सकते थ्योरी जमी हुई थी। और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था असल में, वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो जानना चाहता था कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं। तो बेसिकली वो अरेंजमेंट देखने की कोशिश कर रहा था कि भाई जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो असल में एक एटम के अंदर कैसा रहता है। वो जनरली ये देखना चाह रहा था। तो उसने क्या करा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अल्फा पार्टिकल के सोर्स से अल्फा पार्टिकल को निकालकर थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या करा है, अल्फा पार्टिकल की बीम को अटैक करा है। और इस बीम से अटैक होने के बाद गोल्ड फॉइल पे बीम जो है ये अलग अलग दिशाओं में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, और कुछ तो वापस उसी एंगल पे वापस भी चले जा रही है। अब आपको समझना पड़ेगा जो अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिव है, और अगर ये किसी से टकरा रही है और टकरा के स्कैटर्ड हो रही है, अगर सोचो कि अगर ये सेम चार्ज है तो सेम चार्ज हमेशा क्या होता है, रिपेल होते हैं। इसका मतलब कि ये चार्ज इस पर टकराया, टकराने के बाद रिपेल होकर स्कैटर्ड हो गया। अगर ये होता सेम चार्ज या अनलाइक चार्ज होता या सेम नहीं होता तो ये आपस में क्या हो जाते, ये कंप्लीट हो जाते। तो यहां पर आपको स्कैटरिंग नजर नहीं आती। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो किसी चीज पर टकराए। जो गोल्ड फाइल में उन्होंने बीम को डाला, और बीम को डालने के बाद क्या हुआ कि भाई कुछ तो पास आउट हो गए, कुछ आगे बढ़ गए, कुछ टकरा के इधर उधर चले गए, और कुछ जो थे वो रिवर्ट बैक कर गए। कुछ जो थे वो क्या हो गए, रिवर्ट बैक कर गए। अब जो रिवर्ट बैक करा, जिन्होंने रिवर्ट बैक करा या जो इधर उधर टकराए, तो स्वाभाविक था कि टकरा वो तभी सकते हैं या इधर उधर भाग सकते हैं
जब उनके जैसा समान चार्ज वाला यानी सेम चार्ज वाला कोई चीज वहां पर मौजूद होगी, और उसको उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। अब जो आगे बढ़ गए, क्रॉस करके आगे बढ़ गए, तो स्वाभाविक है कि आगे तभी बढ़ सकते हैं कि जब उन्हें किसी रोका ना होगा, और रोका नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर खाली स्पेस भी होता है। एटम के अंदर क्या हो गया, खाली स्पेस भी होता है। इतना क्लियर है ना? अच्छा, तो भाई रदरफोर्ड ने इन सब का कंक्लूजन निकाला, और तब वो न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के ऊपर बात कर पाया। अब उसने गोल्ड फॉइल को ही सिलेक्ट क्यों करा? तो गोल्ड फॉइल आप जानते हैं कि इसको आप थिन, चाहे तो कितना भी थिन कर सकते हैं, इसकी आप थिन लेयर बना सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, अबाउट 1000 एटम्स थे, इसको आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। और इसने चारों ओर जो ली थी फ्लोरोसेंट जेडएनएस, ये जेडएनएस की क्या की थी, जेडएनएस की क्या ली थी, इसने स्क्रीन ली थी, ताकि टकराने के बाद इसके ऊपर जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये उन जगहों पे धब्बा दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ पर वो लाइट टकराई है। अब यहाँ पर देखिए कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आइंस। अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज हीलियम आइंस होते हैं, और जिनका मास जो होता है 4 म्यू होता है, ठीक है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। और it was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atom। इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं किससे, गोल्ड एटम में मौजूद कुछ पार्टिकल है। तो स्वाभाविक है, मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा हो सकता है। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो प्रोटॉन से ज्यादा हैवियर होते हैं, तो उसे मालूम था और उसे एक्सपेक्ट था कि कोई ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन मुझे देखने को नहीं मिलेगा, स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मैंने आपको कहा ना कि कुछ तो स्ट्रेट क्या हो गए थे, पास हो गए थे, बिल्कुल स्पेस। इसका मतलब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, और अगर कोई रोकने वाला नहीं था तो इसका मतलब कि उसके बीच में खाली स्पेस था। तो ये बताता है। सेकंड क्या बोलता है ये, कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो फॉइल से क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे कुछ एंगल्स पे। यानी कि डिफ्लेक्ट तभी हो सकता है कि जब ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट तो नहीं हो सकता, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन एक बात और है, एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था 20,000 अल्फा पार्टिकल में से जो कि रिबाउंड हुआ, वापस गया, जो कि क्या हुआ, रिबाउंड हुआ। उसने ये भी देखा। कंक्लूजन क्या निकला भाई, कंक्लूजन निकला जैसे मैं आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। मैंने आपको बताया कि एटम के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्टिंग। बिना डिफ्लेक्शन के अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, है ना। दूसरा, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। यानी दो बहुत ही फ्यू पार्टिकल जो थे वो, सॉरी, बहुत ही फ्यू पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए उनके पास से। अब ये क्या दर्शाता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज। मैं पानी पी रहा हूं। अब पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज है तो स्वाभाविक है कि डिफ्लेक्शन होगा, है ना। अच्छा, a very small fraction of alpha particles were deflected very large angles।
अब देखो मतलब कि यहां पर कम डिफ्लेक्शन हो गया और यहां पर टकराने से ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, ये एंगल ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है। तो भाई ज्यादा क्यों हो गया और यहां पर कम क्यों हो गया? तो इसका आंसर है कॉन्सेंट्रेशन। इसका आंसर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर मात्रा जो होगी कैसे होगी? ज्यादा होगी। तो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन नजर आएगा, और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो कम डिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन वहां पर कैसा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स। तो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि सारा चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है और मास जो है गोल्ड एटम का, असल में वो किसी छोटे से इलाके में क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड था। और उस छोटे से इलाके के कॉन्सेंट्रेटेड एटम को, जो कॉन्सेंट्रेटेड इलाके को क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। क्यों? पॉजिटिव चार्ज क्षेत्र जो है, जब कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा है, वो असल में और कुछ नहीं बल्कि क्या है? वो असल में न्यूक्लियस है। ठीक है, उसने डेटा को कैलकुलेट करा और उसने देखा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10 की पावर -15 है और इज अबाउट 10 टू पावर 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। उसने देखा कि जो रेडियस है न्यूक्लियस का, वो 10 की पावर -15 है, जो कि एटम के रेडियस के 5 की पावर 10 की पावर 5 गुना क्या है? कम है। इतना क्लियर है? अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये हम डिस्कस कर रहे हैं सभी कंक्लूजन के आधार पर। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का और उसने कहा कि एटम इज अज्यूम टू बी ए होलो स्फीयर। एटम जो है हम मान सकते हैं कि वो एक होलो स्फीयर, खाली स्फीयर है। और ये कह रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वर डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड। जो पॉजिटिव चार्ज है और एटम का जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? एक जगह पे बहुत ही स्मॉल एरिया पे क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। और उसी स्मॉल पोर्शन को, स्मॉल एरिया को उसने न्यूक्लियस कहा है। और उसने कहा है कि जो न्यूक्लियस है वो असल में इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। न्यूक्लियस के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन है और दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। याद रखिएगा, उसने कहा कि भाई जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मान लो, इसके चारों ओर एक पाथ है, इसको उसने ऑर्बिट कहा। उस ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो असल में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करते हैं? सोलर सिस्टम में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो उसने सोलर सिस्टम की तरह यहाँ पर क्या बताया? उसने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के संबंध को बताया। ठीक है, अच्छा। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में बने कैसे रहते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पर गिर जाना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। तो इसका आंसर यही है कि भाई इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ये इनको आपस में क्या करता है? हेल्ड टुगेदर, यानी कि इनको आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको आपस में बांधे रखता है। अब प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, ये भी बड़ा फेमस मॉडल है। प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम को नील्स बोर के द्वारा दिया गया था और नील्स बोर प्रपोज द प्लानिटरी मॉडल ऑफ द एटम इन 1913। 1913 में उनके द्वारा ये प्रपोज किया गया था। ठीक है, और बताया गया था कि दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट एज ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सोलर सिस्टम। ठीक है, तो नील्स बोर के द्वारा ये बोला गया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं? घूमते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर क्या करते हैं? प्लैनेट्स घूमते हैं। इसी प्रकार से उसने बताया था। ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड मॉडल के? कुछ उसने बताया भी कि ड्रॉबैक भी कुछ है। अब क्या ड्रॉबैक है? फिर वही बात कि इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि एटम स्टेबल कैसा है। तो स्टेबिलिटी के ऊपर कोई भी बात नहीं दी। अब अब सवाल ये है
कि मैक्सवेल ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है तो ये एनर्जी भी लूज करता है। एक चक्कर मारेगा एनर्जी लूज करेगा, फिर चक्कर मारेगा एनर्जी लूज कर देगा। और जब ये लगातार एनर्जी लूज करेगा तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, गिर जाएगा, और इससे एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। एटम तभी तक स्टेबल है, एटम तभी तक स्टेबल है जब उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो फोर्स हो जो कि एक दूसरे को साथ तो रखे लेकिन दूर दूर भी रखे। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो घूम रहा है तो जब भी कोई चीज घूमती है तो वो एनर्जी को एमिट करती है, और जब भी वो चीज एनर्जी को एमिट करती है तो स्वाभाविक है कि उससे कुछ ना कुछ क्या निकलने वाली है, ऊर्जा निकलने वाली है। ऊर्जा निकलेगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, कम होगी तो स्वाभाविक है कि जो न्यूक्लियस की एनर्जी है वो उससे ज्यादा हो जाएगी, और न्यूक्लियस अपनी ओर क्या कर देगा, उसको खींच लेगा। तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें गिर जाना चाहिए। और अगर वो गिर जाता है तो एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। अब ये बात उसने बोली, किसने बोली भाई, मैक्सवेल ने बोला कि भाई अगर ये भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं तब तो मामला गड़बड़ है, तब तो एटम अनस्टेबल है। हाँ भाई ये तो बात सही है, लेकिन बाद में कुछ थ्योरीज भाई कि क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार एनर्जी छोड़ता है या उसकी एनर्जी लगातार कम होती है, ठीक है। तो भाई स्पेक्ट्रम, लाइट की मदद ली गई, और जब लाइट की मदद ली गई तो हमें कुछ वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी नजर आई। मतलब कि हमें जब हमने लाइट उस पर डाली, स्पेक्ट्रम उसको निकाला, तो हमें हर चक्कर में कुछ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी नजर आई, मतलब कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नजर नहीं आया। तो ये माना गया कि लॉस ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन एन एटम। तो ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा निकलने का जो हम कह सकते हैं कि तरीका है वो लगातार नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, बल्कि वो एक बार में हो जाता है, या आप ये कह लीजिए कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ, इस तरीके से वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो जरूर न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, किसमें, सॉरी, जरूर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। ये ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ। एटॉमिक नंबर हम सब ने पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर Z का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, कि कितने प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब एक न्यूट्रल एटम किसको बोलेंगे। अगर हम कहते हैं कि एटम न्यूट्रल है तो इसको समझ जाइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस बात को याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तब हम कहेंगे कि कोई एटम जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा ये जानते हैं आपके एक्स, मान लो जैसे कार्बन का लेते हैं, तो कार्बन मतलब एलिमेंट हो गया, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, ठीक है। तो नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन ठीक इसके ऊपर जिसको हम ए कहते हैं वो मास नंबर होता है 12। तो लगभग लगभग एटॉमिक नंबर जो होता है वो मास नंबर का आधा होता है, ऐसा मान के चलते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो मास नंबर का आधा है, तो मास नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर का दुगना है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला मास होता है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, और नीचे वाले को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम किससे करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फर्स्ट 20 एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि पहले 20 एलिमेंट कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ये रट्टा मार दो बेटा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब कई लोग मुझे बोलते हैं सर इसकी ट्रिक बता दो, तो मैं सीधा बोलता हूँ कि मूर्खपन नहीं करना है। 36 तक कम से कम, देखिए
36 तक, 1 से लेकर 36 तक जो एटॉमिक नंबर होते हैं बेटा, ये तो आपको मुखाग्र यानी कि मुंह पे जैसे याद है ना वैसे होते हैं। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि 36 से ऊपर जितना भी आप कर सको, लेकिन कम से कम 36 तक तो होने ही चाहिए। बाकी कॉम्बिनेशन में कर लो, लेंथेनाइट का कर लो, एक्टिनाइट का कर लो, इस तरीके से कर लो, कुछ कॉम्बिनेशन में कर लो। कुछ आपको एग्जाम में जब आप तैयारी करोगे या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपको चीजें याद क्या बननी शुरू होंगी। लेकिन 36 तक तो आप मान के चलिएगा कि आपको रट्टा होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अगर 36 तक रट्टा हुआ नहीं है मेरे बच्चों किसी हाल में, किसी कारणवश, तो मामला गड़बड़ है, तो मामला गड़बड़ है। इसीलिए आपको इसको तो याद करना ही पड़ेगा। मास नंबर आपको बता चुका हूँ, हालांकि मास नंबर को पूरा नहीं पढ़ेंगे। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही है। और असल में मास नंबर और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, मास नंबर और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, सम होता है। किसका सम होता है भाई, किसका सम होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, उसे मास नंबर, इतना क्लियर है? ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि a विल ऑलवेज अ होल नंबर। इसको पॉइंट में मत कर देना, या 1/2 में ऐसा मत कर देना, ये हमेशा होल नंबर रहता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, एटम एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और आउटसाइड न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसको याद रखिएगा। बाकी तो आप जानते ही हैं कि आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है। ठीक है, तो सिंबल ऑफ एलिमेंट नजर आ रहा है, एटॉमिक नंबर नजर आ रहा है, मास नंबर नजर आ रहा है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे, 11। प्रोटॉन कितने आएंगे, 11, है ना? और मास क्या है, मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, है ना? और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। बात तो वही है। तो अगर आपके पास मास, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो मास निकाल सकते हो। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है, मास है, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, अब मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।